Very good morning to all. Let's start with the new chapter, and the chapter is Levy and Collection of GST. The coverage of this chapter will be section 9, section 10 and section 11 of CGST Act. What are these three sections? एक बार आपको नरेट कर देते हैं कि ये सेक्शन क्या है और फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे. The chapter is Levy and Collection of GST, and we are going to cover three sections over here: section 9, section 10 and section 11. All these three sections are from CGST Act. Section 9 क्या है? चार्जिंग सेक्शन है. चार्जिंग सेक्शन, बेसिकली चार्जिंग सेक्शन का रोल क्या होता है? वो बताता है कि टैक्स कब लगेगा, जीएसटी कब लगेगा, राइट. सेक्शन 10 क्या है? कंपोजिशन इसकी. हर रेवेन्यू लॉ में जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं उनको दायरे से बाहर कर दिया जाता है कि आपके ऊपर ये कानून लगता ही नहीं है. जो उनसे थोड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनको कहा जाता है कि आपके ऊपर लॉ तो लगेगा लेकिन कंप्लायंस बर्डन थोड़ी कम रहेगी. आपको कंप्लाई उस कदर नहीं करना है जैसे कि बड़े व्यापारियों को करना है. तो कंपोजिशन स्कीम होती है जो थोड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े नहीं, राइट, थोड़े बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि बहुत छोटे व्यापारी हैं तो वो तो दायरे से ही बाहर हैं जीएसटी के. उनसे थोड़े बड़े व्यापारी हैं तो उनको कंपोजिशन स्कीम में लाया जाता है जहां पे कंप्लायंस बर्डन कम होती है. आपको कंप्लाई लॉ को कम करना पड़ता है. एक सिस्टम मैकेनिज्म ड्रॉ किया जाता है जिसके तहत बहुत आसान तरीके से आप जीएसटी की पेमेंट कर सकते हैं. फिर सेक्शन 11 क्या है? दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन. सेक्शन 11 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकती है. एग्जेम्पशन ग्रांट करने के भी इनफैक्ट दो तरीके हैं उनके पास. एक तो नोटिफिकेशन के जरिए कर सकते हैं, दूसरा स्पेशल ऑर्डर के जरिए कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हमें इतनी सारी चीजों को कवर करना है. सेक्शन 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सेक्शन 9 में यू विल फाइंड 5 सब सेक्शन, मतलब सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, then section 9 subsection 2, then section 9 subsection 3, section 9 subsection 4 और section 9 subsection 5. section 9 subsection 4 जो है फिलहाल सस्पेंडेड है, मतलब कि अभी एज ऑन डेट ये एप्लीकेबल नहीं है. इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट एक फ्यूचर की डेट है, राइट. तो है तो 5 सेक्शन चार्जिंग सेक्शन में, एक फिलहाल के लिए सस्पेंडेड है. गवर्नमेंट को जब भी लगेगा कि इसकी कंप्लायंस डाली जा सकती है व्यापारियों पे तो सेक्शन 9(4) भी एक्टिवेट हो जाएगा. लॉ में 5 सबसेक्शंस हैं, आउट ऑफ विच 4 इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, 1 इज करेंटली सस्पेंडेड. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 9 से. सेक्शन 9, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी. कब लगेगा सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी? तो बहुत सिंपल सी बात करता है सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1. ये जो पहला पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 1 नहीं है. बेसिकली पता है ये क्या है? दिस इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1. ठीक है, देखिए उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई दे रहेगा. ये बेसिकली है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2. फिर उसके बाद जो 3 दिख रहा है ये पता है क्या है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सो ऑन. उसी तरीके से आगे भी आपको ये चार्जिंग सेक्शन सब सेक्शन के साथ याद रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं सब सेक्शन के साथ बात करूंगा. मैं बोलूंगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, एज बिकॉज ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, राइट. सो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? बहुत समराइज्ड वे में बात करता हूं आपसे. वो ये कहता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इस पे लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. लेकिन अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो एसजीएसटी की जगह ये क्या हो जाता है? यूटीजीएसटी. मतलब इफ इट इज अ स्टेट विद इन स्टेट देन इट इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी.
And in case it's a union territory and within union territory the transaction is being done, that means the place of supply as well as the place of supply is within a union territory, then it is CGST plus UTGST. And in case it is an interstate supply, तो इस पे लगेगा IGST, राइट। तो यही बता रहा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कि कब कौन सा टैक्स लगेगा। एज बिकॉज दिस इज अ चार्जिंग सेक्शन, सबसे पहले आपको यह बताया जा रहा है कि जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी है, किस समय कौन सा लगेगा, ये बात की जा रही है। पढ़ते हैं टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑब्लिक यूटीजीएसटी ऑब्लिक SGST shall be levied on all intra-state supply of goods or services or both, and shall be collected in such manner as may be prescribed, and shall be paid by the taxable person. However, intra-state supply of alcoholic liquor for human consumption is outside the purview of CGST, UTGST, SGST. हालांकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन की अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो ये जीएसटी के परव्यू से, उसके दायरे से बाहर है। हालांकि दायरे से बाहर होना भी है वो इसलिए क्योंकि वैसे तो मैंने जीएसटी जब डिफाइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसी समय बता दिया था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन बाहर है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में अगर ये बात न भी लिखी होती तो भी वो दायरे से बाहर होता ही, एज बिकॉज दिस हैज बीन स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक रेपिटेशन है, अब ऐसे समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में दायरे के बाहर किया गया था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 फिर से दायरे से बाहर कर रहा है। क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी लाई जा रही है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। सिमिलरली, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST shall be levied on all inter-state supplies of goods or services or both, with the exception of alcoholic liquor. अगेन क्या बात की कि IGST किस पे लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाईज पे लगेगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगेन ये बात कह रहा है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगेगा। हाउएवर IGST ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, अब देखिए इतनी बात तो मैंने आपको बता दी थी, अब नई बात शुरू हो रही है। हाउएवर IGST ऑन इंपोर्टेड गुड्स इन इंडिया शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कह रहा है इंपोर्ट पे क्या लगेगा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट पे पता है क्या लगता है, BCD लगता है प्लस IGST लगता है, तो वो IGST की बात कर रहा है। कह रहा है इंपोर्ट पे भी IGST लगता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो IGST सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की वजह से नहीं लगता है। वो किसकी वजह से लगता है, कह रहा है इंपोर्ट पे भी IGST लगेगा, लेकिन वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की वजह से नहीं लग रहा है, वो सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 की वजह से लग रहा है। ये याद रखना होगा आपको। On import also we are paying IGST, we are paying BCD plus IGST. BCD is basic custom duty. तो कस्टम ड्यूटी तो कस्टम एक्ट से लग रहा होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन इंपोर्ट पे IGST लग रहा है तो एक कंफ्यूजन हो सकता था कि क्या ये IGST जीएसटी कानून के तहत लग रहा है, नहीं, वो IGST सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के हिसाब से लग रहा है। क्लियर है? On the value as determined under the said act at the point when duties of customs are levied on the said goods under section 12 of the custom act 1962। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, राइट, कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा। बेसिकली कस्टम्स में भी पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है कि कस्टम ड्यूटी किस समय की एप्लीकेबल होती है, राइट, कि गुड्स पोर्ट पे पहुंच गया है, आपने गुड्स को क्लियर करा लिया है, रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन की एप्लीकेबल होती है। तो कह रहा है वो सब भी कैसे चलेगा, जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का सिस्टम कस्टम्स में है उसी के हिसाब से हम पॉइंट ऑफ टाइम भी लेंगे। दो चीजें ना, रेट ऑफ ड्यूटी भी तो बदलती रहती है, तो IGST की रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी, कस्टम्स एक्ट के तहत ली जाएगी, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन कौन से दिन की ली जाएगी, कह रहा है उसके लिए जो कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम होता है, BCD लगाने का पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कि किस दिन की BCD रेट लगाई जाएगी, बिल्कुल वैसे ही IGST भी लगाई जाएगी। वैल्यू फॉर लेवी, कौन सी वैल्यू पे लगाया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 9(1) अब अगली बात कर रहा है, सेक्शन 9(1) अगली बात क्या कर रहा है, वैल्यू, किस वैल्यू पे GST लगाई जाएगी।
तो नॉर्मली द वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, नॉर्मली द वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस वैल्यू पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी पे जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर गुड्स है मेरे पास, इसको अगर मैंने आपको 500 रुपए में बेचा तो आपसे 500 रुपए पे जीएसटी लूंगा, मैंने दूसरे बंदे को ये 400 रुपए में बेचा तो दूसरे बंदे से 400 रुपए पे जीएसटी लूंगा। यही है जीएसटी का मैकेनिज्म कि जिस वैल्यू पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी वैल्यू पे आप जीएसटी लेंगे। लेकिन कभी कभी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती ही नहीं है। मैंने अगर ये आइटम फ्री में दे दिया तो नॉर्मली तो अगर मैंने फ्री में दिया विदाउट कंसिडरेशन दिया तो जीएसटी नहीं होती, लेकिन एट टाइम्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के ये भी सीखेंगे कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे अगर विदाउट ट्रांजैक्शन भी सप्लाई हो रही है तो भी जीएसटी लगता है। तो वहां तो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ही नहीं, तो जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, ये बात भी बताई गई है। तो नॉर्मली तो समझ लीजिए सेक्शन 9(1) यही कहता है कि नॉर्मली तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लेंगे, बट एट टाइम्स ट्रांजैक्शन वैल्यू है ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे तो लेना पॉसिबल ही नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही नहीं है, बिना कंसिडरेशन के मैंने तो दे दिया है। तो जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगी, ये बात भी बताई गई है जीएसटी लॉ में। दूसरी बात, कभी कभी ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत क्लियर नहीं होती। क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, बदले में 8,000 रुपए और एक पुराना मोबाइल दिया, तो कंसिडरेशन कितनी है? क्या आप ये कहेंगे कि नया मोबाइल मैंने 8,000 में लिया है? नहीं, कंसिडरेशन इज नॉट ओनली 8,000 रुपीज, एज बिकॉज व्हेन आई हैव टेकन न्यू मोबाइल आई हैव गिवन वन ओल्ड मोबाइल ऑल्सो। मैंने एक नया मोबाइल लिया तो बदले में एक पुराना मोबाइल दिया और 8,000 रुपीज दिया, तो कंसिडरेशन क्या है? 8,000 रुपीज है प्लस एक पुराना मोबाइल है। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 8,000 रुपए पे या 8,000 प्लस पुराना मोबाइल की वैल्यू मिला के? तो ऑब्वियसली ये बात भी आपको सिखाई जाएगी कि जहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू एम्पल क्लियर नहीं है, एज बिकॉज द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इनटू काइंड, तो वहां पे जीएसटी किस वैल्यू पे लगती है। लेकिन नॉर्मली जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो कम बैक टू चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9(1), द ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 9(1) कहता है कि वैल्यू कौन सी होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, जिसको जितने में दिए। लेकिन हां, ये ग्रांटेड नहीं है, आगे लॉ और भी बात बताएगा आपको जब हम वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई एक चैप्टर करना है जहां पे ये बात हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी जगह पे वैल्यूज क्लियर ही नहीं होती है। जहां वैल्यूज क्लियर नहीं होती तो उसके लिए लॉ बनाया गया है कि वहां पे किस तरीके से जीएसटी ली जाएगी। नाउ रेट, कौन सा जीएसटी लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, किस रेट से लगेगा, इतनी बात सेक्शन 9(1) करता है। क्या क्या बात करता है, फिर से बोलिए। कौन सा जीएसटी लगेगा, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कौन सा लगेगा, कौन सा जीएसटी लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, किस रेट से लगेगा, इतनी बात करता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। रेट की बात करते हैं। रेट ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। The rate of CGST, UTGST, SGST are the rates as may be notified by the government on the recommendation of the GST Council. There can be a question in examination which will ask you कि how a rate comes into effect of GST. So you'll say the recommendation is of GST Council which is approved by the government, which is notified by the government. Right? Who brings the recommendation? GST Council. GST Council recommend करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देती है। राइट? IGST will be approximately the sum total of CGST and SGST oblique UTGST. हालांकि आप यही तक समझ रहे थे कि IGST is always equal to the sum total of CGST and SGST. But let me tell you, यहां पे ये वर्ड यूज करता है approximately. मतलब it's not necessary that IGST is equal to CGST plus SGST. Why is it saying so? Let us understand. But as on date, before I make clarity on this point, let me explain you. As on date, throughout India, IGST is equal to CGST plus SGST. ठीक है, लेकिन यहां पे सेक्शन 9(1) में ऐसी बात क्यों कह रहा है, उस बात को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि जीएसटी रेट ऑफ आइटम ए इज इक्वल टू से 18%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, ओके
इट्स 18%। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया 18%, तो इसका मतलब क्या होता है? CGST वुड बी 9%, SGST वुड बी obviously 9%, but I hope you remember the fact that I have taught you in the introduction to GST class that state government has got a band of 2%, मतलब 2% ऊपर और 2% नीचे तक भी रेट को किया जा सकता है। ऐसा कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट कैन डू व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक दिस रेट एज 11%, can make it 10%, can make it 9%, can make it 8%, can make it even 7%। वो 2% ऊपर तक, 2% नीचे तक, या फिर 9% इतना कर सकती है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने 11 कर दिया, कुछ ने 10 कर दिया, कुछ ने 9 कर दिया, कुछ ने 8 कर दिया, कुछ ने 7 कर दिया। ठीक है। और टोटल कितने स्टेट्स हैं? 31। हाउ 31? 29 प्लस 2, 29 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जो अपना रेट्स डिसाइड करती है, क्योंकि बाकी यूनियन टेरिटरी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब CGST का रेट 9% करेगी तो ऑब्वियसली UTGST का रेट भी कितना कर देगी? द सेम 9% ही। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहे तो चेंज कर सकती है। तो IGST का रेट अब कैसे निकलता है, ये बात समझते हैं। IGST का रेट निकलेगा कुछ इस तरीके से। एवरेज ले लिया जाएगा। ठीक है। हर स्टेट का एवरेज ले लिया जाएगा IGST के रेट का। देखिए, एक पर्टिकुलर स्टेट में 9% CGST और 11% SGST है, तो इसका रेट बनता है कितना? 11 और 9 20%, प्लस दूसरे का रेट कितना बनता है? 9% CGST और 10% SGST, तो 19% बनता है, प्लस तीसरे का क्या बनता है? तीसरे का 9% CGST और 9% SGST 18% बनता है। चौथे का क्या बनता है बच्चों? 9% CGST, 8% SGST, 9 8 17%। ठीक है। फिर किसी का 9 8 17, फिर किसी का 9 9 ही है। ऐसे कुल मिला के 31 स्टेट हैं, सबके जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 31 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा IGST का रेट। ये सब एज ऑन डेट है ही नहीं बच्चों। आज की तारीख में तो सबका SGST का रेट CGST के बराबर है। और सच मानिए तो गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी बस इसलिए दे दी क्योंकि आज तक स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट का कानून बनाती थी। ठीक है। उनको अधिकार था रेट डिसाइड करने का। तो सिंस ये अधिकार छीन लिया गया इनसे, सेंट्रल गवर्नमेंट अब तो रेट क्या कर रही है? नोटिफाई कर रही है। तो उनको लगा कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। ठीक है, कि अगर उनको किसी भी आइटम के रेट को बढ़ाना या घटाना है तो कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा भी है साथ में कि देखिए, हम लोग GST के जरिए हिंदुस्तान को एक यूनिफाइड मार्केट बना रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं? वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। वन मार्केट का मतलब क्या है? कि पूरे हिंदुस्तान का मार्केट एक बराबर होगा। पूरे देश में कहीं से भी माल खरीद लीजिए, आपको एक रेट पे ही टैक्स देना होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट इस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करने लग जाए, उस बैंड को यूज करने लग जाए, तो हर जगह का रेट डिफर करने लग जाएगा। और क्या हमारा देश वन मार्केट बन पाएगा? नहीं। अगर हमें अपने देश को वन मार्केट बनाना है, ये वन नेशन है और इसे वन मार्केट बनाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये बैंड छोड़ देना होगा। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक यूज किया भी नहीं है और सचमुच करना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने यूज नहीं किया तो ये सारी जरूरत पड़ेगी ही नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन एक्ट तो परफेक्ट बात करेगा, क्योंकि एक्ट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक्ट इसीलिए कह रहा है कि IGST विल बी approximately the sum total of CGST and SGST or UTGST, as because कि सबके लिए जाएंगे, सबके रेट्स लिए जाएंगे और डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सबका रेट ले लिया जाएगा। हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग रेट हो गया बिकॉज ऑफ SGST। टोटल GST रेट हर स्टेट में जो हो रही है वो ली जाएगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट्स किया जाएगा, एंड यू विल फाइंड कि IGST का रेट आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ये कहां जाएगा? ये 18% के आसपास ही आएगा एवरेज इसका, क्योंकि कुछ 18 से ज्यादा है, कुछ 18 से कम है, तो मोटा मोटी 18 के आसपास ही आएगा। तो 18 ही तो GST का रेट था।
सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मोटा मोटी हर जगह 18 ही है। लेकिन हां, अगर हर स्टेट में 9% सीजीएसटी के साथ 9% ही एसजीएसटी है तो एवरेज भी कर लीजिए ना, 18% ही आएगा। तो आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, बट इन केस the state government is going to use the band, in that case that will be approximately equal. IGST will be approximately equal to CGST and SGST. These things are not required as on date. I am explaining you as because this may happen into future. कि बाद में किसी ने फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर ली तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी विल बी 20%। गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन में ये बात डाल दिया है कि सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है, एंड इन द सेम वे आईजीएसटी का रेट मैक्सिमम फिर कितना हो जाएगा, 40%। लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट ने 40% तक का रेट किसी पे डाला ही नहीं है। मैक्सिमम रेट एज ऑन डेट जो जीएसटी का है वो 28% आईजीएसटी है, एंड इन द सेम मैनर द मैक्सिमम रेट एज ऑन डेट इज 14%। लेकिन हम लोग एज ऑन डेट की बात नहीं कर रहे। द मैक्सिमम रेट विच इज अलाउड अंडर जीएसटी, द मैक्सिमम रेट ऑफ अ गुड्स और सर्विस विच इज अलाउड अंडर जीएसटी इज 14% सीजीएसटी एंड is 20% CGST and 40% IGST. However, as on date, since the maximum rate of GST is 28%, therefore IGST is 28% and CGST is 14%. And in the same manner, SGST is 14%. This is the maximum rate as on date. I hope section 9 subsection 1 is clear to you. Right? Okay, now let's proceed to section 9 subsection 2. आइए दूसरे सेक्शन पे। याद रखना है एकदम सारी बातों को, ठीक है, कौन से सेक्शन में कौन सी बात कही गई है। However, CGST, UTGST, SGST और public IGST on supply of the following item has not been levied immediately. कुछ आइटम पे जीएसटी तुरंत नहीं लगाया गया है, not. It shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council. It shall be levied with effect from such date. ये उस डेट से लगाया जाएगा जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। मतलब गवर्नमेंट ने ये बात कह दी है, ये अपना इरादा साफ कर दिया है कि हम लोग इन आइटम्स पे भी जीएसटी लगाएंगे, बस कब लगाएंगे ये बता देंगे, ठीक है। क्या है वो? 5 आइटम पेट्रोल वाले, बस ऐसे याद करा करो, पेट्रोल 5 आइटम। अब 5 आइटम पेट्रोल की क्या होते हैं बच्चों, मत देखो, मेरी तरफ देखो और सुनो। 5 आइटम पेट्रोल की, क्रूड ऑयल वो होता है जिससे पेट्रोल और डीजल रिफाइन करने के बाद निकलता है, ठीक है। मतलब क्रूड ऑयल बिफोर प्रोसेसिंग वाली को कहते हैं, प्रोसेस होने के बाद वो पेट्रोल डीजल बन जाता है। आपको पता है ना, जो जमीन से तेल निकाल रहे हो आप, वो क्रूड ऑयल है, और उसी को जब हम रिफाइन करते हैं तो 2 प्रोडक्ट एक साथ निकलता है, पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है। एक ही ऑयल है जिसको हम 2 आइटम बना देते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो क्रूड, पेट्रोल, डीजल, देन नेचुरल गैस, एटीएफ, राइट। पेट्रोल से ही रिलेटेड एक प्रोडक्ट है लुब्रिकेंट, आप मोबिल वगैरह कहते हैं उसको लुब्रिकेंट, राइट। स्कूटर्स वगैरह में वो डाले भी जाते हैं लुब्रिकेंट की पाउच, पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डालने के बाद वो पाउच डालते हैं लुब्रिकेंट की। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बट दैट इज इनटू जीएसटी एज ऑन डेट ऑल्सो, ठीक है। तो पेट्रोल से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है लुब्रिकेंट, वो जीएसटी के दायरे में है। लेकिन ये 5 पेट्रोल के प्रोडक्ट, 5 पेट्रोल वाले प्रोडक्ट, ठीक है, दीज आर एज ऑन डेट आउटसाइड जीएसटी, ठीक है। लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके इसको भी जीएसटी के दायरे में ले आएगी, बस ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है रिवर्स चार्ज, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 भी रिवर्स चार्ज है। 3 भी रिवर्स चार्ज है, 4 भी रिवर्स चार्ज है, लेकिन दोनों में अंतर है बच्चों। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 वाला रिवर्स चार्ज क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले बस 3 को समझिए, जब समझ लेंगे तो हम 4 की बात करेंगे आपसे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, it talks about reverse charge. What do you mean by reverse charge? GST shall be paid to government by recipient. जीएसटी नॉर्मली कौन पे करता है? सप्लायर।
जीएसटी नॉर्मली कौन पे करता है? सप्लायर। लेकिन अगर रेसिपेंट को जीएसटी पे करना पड़ जाए तो इसे कहा जाता है रिवर्स चार्ज। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं इस बात को। मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, 1000 रुपए का आइटम आपको देता हूं जिसपे 18% जीएसटी है, तो ये 180 रुपए जीएसटी हो गया। 1180 में मैंने आपको सेल किया, मैंने आपको ये आइटम 1180 में दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने जब आपको ये आइटम 1180 में दिया तो आप नॉर्मली मुझे 1180 देते हो, ठीक है। नॉर्मली सिस्टम जीएसटी का ये है कि आप मुझे 1180 देते हो, जिसमें से मैं 180 रुपए गवर्नमेंट को देता हूं। मैं सप्लायर हूं, मैं आपसे जीएसटी लेता हूं और सब गवर्नमेंट को देता हूं। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर आइटम का नाम है ए और गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के तहत कि ये जो ए आइटम है दिस इज नोटिफाइड फॉर रिवर्स चार्ज, इट मींस अगर अब मैंने आपको ये आइटम बेचा, बिल बनाई 1180 रुपए की, तो क्या होगा? आप मुझे देंगे सिर्फ 1000 रुपए और ये 180 रुपए सरकार को देने की जिम्मेदारी आपकी, रेसिपेंट की। इसे कहा जाता है रिवर्स चार्ज, ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज लगता है सिर्फ नोटिफाइड गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज पे, सब पे नहीं है। कुछ गुड्स और सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि यहां पे रेसिपेंट ही क्या करेगा? टैक्सेस देगा। कहां पे किया है मैं आपको बताता हूं। कुछ सोचिए, बेसिकली गवर्नमेंट भी कुछ सोच के ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट को यहां पे लगता है ये कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जहां पे लेने वाला जो है बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी का मतलब है बेसिकली बड़ा व्यापारी है। जो देने वाला होगा ना वो छोटा आदमी होगा, छोटा व्यापारी। सरकार को लगता है कि वो जो देने वाला है गुड्स और सर्विसेज वो छोटा व्यापारी, उसके बस का नहीं है जीएसटी का झमेला झेलना। एक काम करते हैं, गुड्स लेने वाला तो बड़ा व्यापारी है ना, उसके सर पे ये झमेला डाल देते हैं, वो झेल भी लेगा, बड़ा व्यापारी है वो। यही चक्कर है रिवर्स चार्ज का कि सरकार को लगता है गुड्स और सर्विसेज देने वाले को ही जीएसटी जमा करना पड़ता है, लेकिन यहां इस वाली सप्लाई में तो देने वाला हमेशा छोटा आदमी होता है, लेने वाला ही बड़ा आदमी होता है। तो झमेला देने वाले की जगह कहां ट्रांसफर कर देते हैं? लेने वाले पे। आइए समझाता हूं इस बात से को। एक इंश्योरेंस एजेंट है और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी मार्केट में बेचता है। कौन किसको सर्विस दे रहा है? कौन किसको सर्विस दे रहा है? इंश्योरेंस एजेंट बच्चों इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, ठीक है। कौन सी सर्विस दे रहा है? पॉलिसी सेलिंग की सर्विस दे रहा है। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है, ये सप्लायर है, और इंश्योरेंस कंपनी रेसिपेंट है, वो सर्विस ले रहा है। कौन सी सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस एजेंट? इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की। क्या इंश्योरेंस कंपनी भी सर्विस देती है? हां देती है बच्चों, वो कस्टमर को दे रही है जिसको पॉलिसी इंश्योरेंस एजेंट ने बेचा। अब उसका इंश्योरेंस कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भी सर्विस दे रही है बच्चों, लेकिन किसको दे रही है? कस्टमर्स को दे रही है, पॉलिसी होल्डर को दे रही है। इंश्योरेंस एजेंट को सर्विस नहीं दे रही है, वो पॉलिसी होल्डर को सर्विस दे रही है। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को उसकी पॉलिसी बेच के, ठीक है। अब जब ये सर्विस दे रहा है तो क्या लेता है बदले में? क्या लेता है? इंश्योरेंस कंपनी इस एजेंट को कमीशन देती है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है अब ये इंश्योरेंस एजेंट है, ये कमीशन इस पे लगाएगा जीएसटी और फिर क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेगा, फिर जीएसटी जमा करेगा। गवर्नमेंट जान रही है ये एजेंट छोटे लोग होते हैं, ठीक है। मतलब छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, लेकिन कुछ छोटे लोग भी हैं इसमें। गवर्नमेंट का मानना है कि दिक्कत होगी उनको, कैसे मैनेज करेंगे बेचारे। एक काम करते हैं, इस इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं ना, ये तो बड़ी कंपनी है भाई, इंश्योरेंस करती है, बड़ी कंपनी है, इसी को कहते हैं काम करो, जीएसटी का जो पैसा है ना तुम ही भर दो। इस इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं जीएसटी का पैसा तुम ही भर दो। आ रही बात समझ में सबको? तो ये है कहानी। क्लियर सबको? तो
ये पोजीशन है कि गवर्नमेंट को जहां पे भी लगता है कि रेसिपेंट वुड बी एबल टू डू मोर बेटर द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग जीएसटी, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड इट कि यू विल हैव टू पे दिस लाइबिलिटी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप समझते हैं? जैसे क्रिकेट मैच होता है तो आप देखोगे कि जो प्लेयर्स होते हैं वो टी शर्ट पहने रहते हैं, उस पर लिखा होता है एयरटेल, ग्राउंड पे लिखा होता है मोटोरोला, बाउंड्री पे जो बोर्ड्स लगे होते हैं जिससे बेसिकली बाउंड्री को क्लोज किया जाता है, वहां पे भी एडवर्टीजमेंट लगी हुई है किसी ना किसी की, वही स्पॉन्सरशिप। ठीक है, जैसे आप देखते हो कोई टीवी शो आता है उसमें लिखता है डीएलएफ प्रेजेंट्स। व्हाट इज डीएलएफ प्रेजेंट्स? डीएलएफ प्रेजेंट्स का मतलब है डीएलएफ स्पॉन्सर कर रहा है उसको। ठीक है, अब देखिए कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, कोई अपना बोर्ड लगवा देता है वहां पे, तो यही सब कहलाता है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे कौन रहा है? जो इवेंट करा रहा है। जो इवेंट करा रहा है वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है। ले कौन रहा है? ले वो कंपनी रही है जो अपना बोर्ड लगवा रही है। आइए समझाता हूं आपको। रिलायंस कंपनी, एक ऐसे समझिए, मैं एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ले रहा था क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का। जो पास कर लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज कर रहा था। रिलायंस कंपनी ने कहा कि उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में राज अग्रवाल जी आप अपने पीछे एक बैनर लगा लेना, ठीक है, रिलायंस कंपनी का, और रिलायंस कंपनी में जो वैकेंसी है वो उस पर लिखी रहेगी, और इसके लिए मैं आपको पे करूंगा 1 लाख रुपीस। मैंने कहा टांग दो, 1 लाख रुपया दोगे पीछे बस पोस्टर टांगने का, हम टांग देंगे पीछे, आपका पोस्टर दिखता रहेगा लोगों को, और 1 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे इस बात के। ठीक है, अब यहां पे जल्दी से बताइए, 2 लोग हैं, एक है राज अग्रवाल, दूसरी है रिलायंस कंपनी। स्पॉन्सरशिप सर्विस ले कौन रहा है और दे कौन रहा है? ले रही है रिलायंस कंपनी। ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है राज अग्रवाल, यहां लिखते हैं। ठीक है, और रिलायंस कंपनी क्या कर रही है? स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रही है। ये राज अग्रवाल इनको स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, कह रहा है लगा दो अपना बैनर। ठीक है, और रिलायंस कंपनी बदले में राज अग्रवाल को क्या दे रही है? पेमेंट दे रही है, कंसिडरेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए बड़ा आदमी कौन होता है? जो अपना बैनर लगा के पैसे दे देता है वो बड़ा आदमी है कि जो बैनर लगवा रहा है? निश्चित है रिलायंस कंपनी बड़ा आदमी है। सरकार की नजर से सोचिए, अरे बड़ा व्यापारी तो वो है जो स्पॉन्सरशिप देता है। ठीक है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, ग्राउंड पे अपना नाम कंपनी का लिखवाया है, करोड़ों रुपए दिया है उसने, वो बड़ा व्यापारी है, गवर्नमेंट जानती है। मजाक थोड़ी ना है कि धोनी टी शर्ट पे किसी का ब्रांड नेम लगा के पहना हुआ है टी शर्ट, तो उसके पैसे ले रहा है वो। ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए कंपनी दे रही है तब जाके क्रिकेट प्लेयर अपने टी शर्ट पे एयरटेल लिखवाएं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बात समझती है कि जो कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है ना, जो कंपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विस ले रही है वो बड़ा व्यापारी है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है राज अग्रवाल तुम जब पैसा लेते हो ना तो तुम जीएसटी लगा के गवर्नमेंट को जमा नहीं करोगे। ये रिलायंस कंपनी, ये बड़ी आदमी है, बड़े व्यापारी, ये लोग जीएसटी सरकार को जमा करेंगे। ये बेसिकली है सप्लायर, हम सप्लायर ऑफ सर्विस है, हम दे रहे हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस, आई एम गिविंग स्पॉन्सरशिप सर्विस। रिलायंस कंपनी इज रेसिपेंट, ये ले रहे हैं स्पॉन्सरशिप की सर्विस। हु इज गोइंग टू पे दिस जीएसटी टैक्स टू द गवर्नमेंट? द रिलायंस कंपनी। प्लीज मुझे अभी आपको 9(3) में कौन कौन से गुड सर्विसेज नोटिफाइड है ये नहीं सिखाना है। मैं सेक्शन 9(3) को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा, आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा कि रिवर्स चार्ज क्यों सरकार लगाती है, इसलिए मैं आपको ये 2 एग्जांपल्स लिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं ये आपको ये नहीं बताना चाहता था कि ये रिवर्स चार्ज में फॉल करता है। इस सर्विस के जरिए मैं आपको समझाना चाहता था कि रिवर्स चार्ज सरकार क्यों बनाती है। राइट, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 था कि इंटर स्टेट पे क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट पे क्या लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा, किस रेट से लगेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ये था कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 5 पेट्रोलियम के प्रोडक्ट नोटिफाई कर देगी और वो भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या था कि कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है जिसपे रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, यानी रेसिपेंट को जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा।
टैक्स पेबल बाय सर्टेन नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। CGST oblique UTGST oblique SGST oblique IGST shall be paid by the recipient of goods or services or both on reverse charge basis if the supply of goods or services or both notified by the government on the recommendation of the GST council। रेसिपेंट को देना होगा अगर गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है, नोटिफाई किया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जिनको नोटिफाई किया है, विल सी लेटर कि किनको किनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है फॉर रिवर्स चार्ज, राइट। नाउ सबसेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। जीएसटी कब आया था मालूम है? कब आया था, डेट बताओ। 1 जुलाई 2017। और जिस दिन जीएसटी आया था उस दिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 भी एक्टिव था। बाद में सरकार को लगा कि ये तो व्यापारी परेशान हो जाएगा, रो देगा व्यापारी, ये तो ऐसा कानून बन गया है, और इसलिए गवर्नमेंट ने एक बार सस्पेंड कर दिया इसको। और गवर्नमेंट ने एक डेट दी है कि ये 30/6/2019 तक सस्पेंडेड है। ठीक है, बहुत बार डेट निकाली, बार बार एक्सटेंड करते जा रही है गवर्नमेंट। 30/6/2019 तक सस्पेंडेड है। अब उसके बाद भी क्या होगा व्हाट नोस। ठीक है, let us understand the section 9 subsection 4. Though it is suspended, we should know it as because 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी का कानून आया था तो उस समय ये सस्पेंडेड नहीं था, ये कानून चल चुका है, चलने के बाद इसको बंद किया गया है। ये क्या है? ये अगेन रिवर्स चार्ज है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, लेकिन ये रिवर्स चार्ज दूसरी बात करता है। कहता है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में सप्लायर जो भी माल रेसिपेंट को देगा, सप्लायर उस पर तो जीएसटी लगाएगा कि नहीं, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, वो 20 लाख से छोटा व्यापारी होगा। तो ये रेसिपेंट तो रजिस्टर्ड है, वो रिवर्स चार्ज के तहत उस पर जीएसटी पे करेगा। यानी अगर ये सप्लायर 100 रुपए का माल इसको दिया, ठीक है, रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, 100 रुपए पे जो भी जीएसटी होता है वो ये रेसिपेंट सरकार को पे करेगा। अब ये कानून कितना जटिल था जरा सोच के देखिए, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई थी, और ये सब झेला है हम लोग ने, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ये कानून था। अब जरा सोच के देखिए, दिन भर में ऑफिस में क्या क्या चीजें आती हैं, और क्या वो मैं बड़े व्यापारी से ले रहा हूं। मेरे ऑफिस में चाय आती है, ठीक है, क्या चाय वाला जीएसटी रजिस्टर्ड है? क्या वो अपनी चाय के बिल में जीएसटी लगा के देता है? नहीं। अब मेरे ऑफिस में 100 रुपए की चाय आई, तो इस चाय पे जीएसटी किसको पे करना पड़ता था? मुझे। ठीक है, मेरे ऑफिस में दिन भर छोटे मोटे आइटम आ रहे हैं, 100 रुपए 200 रुपए, और किससे आ रहे हैं? नुक्कड़ की दुकान से आ रहा है, छोटे मोटे व्यापारी से आ रहा है, दिन भर फोटो स्टेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी आ रही है, कभी पेन आ गया, पेंसिल आ गया। क्या आपको लग रहा है ये सब बड़े व्यापारियों से ही आ रहा है? जो अगल बगल में दुकान है वहीं से आ जाता है। और जितना माल आ रहा है वो छोटा व्यापारी है, वो जीएसटी लगाता नहीं है। इन सब पे जीएसटी किसको देना पड़ा था? खरीदने वाले को, मुझे, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में। जब सोचिए, क्या ये तकलीफदायक था कि नहीं? अरे हम जो माल बेच रहे हैं उस पर जीएसटी तो हम लेके जमा करेंगे, सरकार को जितना खरीद रहा है उस पर भी जीएसटी लगाओ। इससे फर्क पड़ रहा था, जितने छोटे व्यापारी हैं वो दिनों दिन मर जाते अगर ये कानून चलता तो। क्यों? क्योंकि मैं उन छोटे व्यापारियों से माल लेना बंद कर देता। अब मैं फोटो स्टेट कराने भी उस व्यापारी के यहां जाता जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ताकि भैया तुम बिल बनाओ, अपना जीएसटी लो, ताकि मैं जीएसटी सहित तुमको पेमेंट करूं। मैं क्यों टेंशन लूं? मैं छोटे व्यापारी से फोटो स्टेट कराऊंगा तो जितने का वो बिल देगा उस पर जीएसटी मुझे जमा करना पड़ेगा। मैं ये टेंशन क्यों लूं? आ रही बात समझ में? स्टेशनरी मंगानी है, पेन मंगाना है, पेंसिल मंगाना है, क्या आपको लग रहा है बगल वाली दुकान से मैं मंगा लूंगा? नहीं, मैं उस बड़ी दुकान पे भेजूंगा जहां पे वो जीएसटी इनवॉइस देगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बगल वाली दुकान से ले लेता हूं, वो छोटा व्यापारी वो जीएसटी लगा के नहीं देता, मुझे परचेजेस पे जीएसटी पे करना पड़ता है। बात ये नहीं है, देखिए, जो मैं जीएसटी पे कर रहा ना वो मेरी परचेजेस का जीएसटी है, वो इनपुट टैक्स है।
चाहे कोई व्यापारी माल पे जीएसटी लगा के मुझसे ले ले या फिर मैं खरीदते समय उस पर जीएसटी लगा के सरकार को दे दूं, वो मेरे इनपुट का टैक्स है, वो मेरी खरीदारी का टैक्स है, उसकी क्रेडिट मुझे मिलती है, उसकी क्रेडिट मुझे मिलती है। लेकिन मैं ये लफड़ा लूंगा क्यों, मैं क्यों ये सब करूं? तो मैं बड़े व्यापारी से माल खरीदूंगा और ये सारा छोटा व्यापार पूरे देश का मर जाता जीएसटी आने से। मतलब मैं आपको ये बताऊं, देखिए मर क्या जाता, सरकार का उद्देश्य क्या है? देखिए अगर आपको हिंदुस्तान में व्यापार करना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ जाएगा, मजबूरी है, मजबूरी है, कराना पड़ जाएगा। छोटा व्यापार बड़ा व्यापार कुछ नहीं। अब छोटा व्यापार है तो आपका व्यापार और छोटा हो जाएगा क्योंकि 4 लोग आपसे माल खरीदना और बंद कर देंगे। तो या तो आप जीएसटी में रजिस्टर करके अपना व्यापार बढ़ाओ और नहीं तो छोटे व्यापारी हो तो और छोटे हो जाओ, क्योंकि माल तो खरीदना लोग बंद करेंगे आपसे अगर सेक्शन 94 एक्टिवेट हो जाता है। देखिए अब हम जैसे व्यापारियों को दिक्कत हो रही थी, हम जितना दिन भर में माल खरीद रहे, रिवर्स चार्ज में टैक्सेस पे कर रहे हैं, बहुत आफत हो गई थी अकाउंटिंग में। सरकार को लगा कि लोग ये नहीं संभाल पा रहे, ये बहुत दिक्कत हो रही थी व्यापारियों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको सस्पेंड कर दिया कि अभी फिलहाल ये सस्पेंडेड है और फ्यूचर में जब ये कानून आएगा भी ना तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि गवर्नमेंट सब पे नहीं लगाएगी रिवर्स चार्ज। गवर्नमेंट से बहुत बड़े व्यापारी जो है ना, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, उन पे लगाएगी क्योंकि आप लोग मैनेज कर सकते हो रिवर्स चार्ज के तहत सारे टैक्सेस पे करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली मुझे लगता है कि एक टर्नओवर डिसाइड करेगी, एक थ्रेशोल्ड टर्नओवर बनाएगी कि इससे ज्यादा टर्नओवर वाले करने वाले लोग रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये कानून सबके ऊपर लागू किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होगा जब भी ये कानून अब आए। पॉसिबिलिटीज हैं कि ये डेट और भी एक्सटेंड हो जाए, फर्दर भी एक्सटेंड हो जाए। बहुत बार डेट आई है, बहुत बार एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। इसके पहले 31 मार्च 2018 की डेट थी, इसको हटाया गया, फिर बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया, तो ये एक्सटेंड किए जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और नोटिफाइड सर्विसेज। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर समझा दूं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मैं बात करता हूं कि यहां पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करने के लिए, ई बिजनेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मैनेज करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं जिसपे बायर और सेलर आके मिलते हैं, माल की खरीद बिक्री होती है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। कोई फिजिकल दुकान नहीं है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ठीक है। इस पे सेलर रजिस्टर करता है, बायर फ्लिपकार्ट से माल खरीदता है, ठीक है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अब जब बायर फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करता है तो ये ऑर्डर पास कर दिया जाता है सेलर को। फ्लिपकार्ट क्या है? एक वेबसाइट है जिसपे सेलर अपने आप को रजिस्टर करता है, ठीक है, और अपना माल डिस्प्ले में लगा देता है वेबसाइट पे, ठीक है। बायर उस माल को खरीदता है, तो जैसे ही ऑर्डर आता है फ्लिपकार्ट के पास, फ्लिपकार्ट वो ऑर्डर किसको दे देती है? सेलर को। सेलर क्या करता है? उस माल को बायर तक पहुंचा देता है। कैसे? फ्लिपकार्ट के ही माध्यम से। फ्लिपकार्ट पूरी सेल को मैनेज भी करती है। फ्लिपकार्ट का एक बंदा सेलर के पास आता है, वो उस कोरियर को लेता है और बायर के यहां पहुंचाता है, ठीक है। इनवॉइस कौन बना के बायर को देता है पता है? इनवॉइस बना के देता है सेलर। सेलर इनवॉइस देता है क्योंकि ये माल का मालिक है, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है, सर मैं फ्लिपकार्ट से खरीदता हूं ना तो तुरंत एक बिल जनरेट हो जाती है खरीदते ही। बच्चों वो बिल नहीं है। कभी गलती से भी मत समझ लेना कि फ्लिपकार्ट पे माल खरीदे हुए फ्लिपकार्ट ने बिल बना दी। फ्लिपकार्ट कौन होता है बिल बनाने वाला? वो माल का मालिक है क्या? अरे माल बेचने वाला कोई और है। वो बिल नहीं होता बच्चों, वो प्रोफोर्मा बिल होता है। फ्लिपकार्ट आपको ये बताती है कि इस तरीके की बिल आपको मिलेगी जिसका पैसा मैंने इतना लिया है। फ्लिपकार्ट आपको रिसिप्ट देती है आपके पैसे की, आपने जो पेमेंट की है उसका प्रूफ देती है आपको। फ्लिपकार्ट बिल नहीं देती, इनवॉइस नहीं देती है आपको। इनवॉइस कौन दे रहा है? सेलर। ये इनवॉइस देता है, ठीक है। बायर पेमेंट किसको करता है? फ्लिपकार्ट को। इसको पेमेंट करता है और फिर ये फ्लिपकार्ट अपना कमीशन काट के पेमेंट कर देती है सेलर को। पेमेंट कैसे करती है? आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। अपना कमीशन काटेगी, भाई फ्लिपकार्ट इतना काम कर रही है, ठीक है,
आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। समझ में आया कि नहीं सबको बच्चों? ये है पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, जीएसटी किसने लगाया? जीएसटी बिल पे किसने? अरे जिसने बिल बनाया वही जीएसटी लगाएगा। ये इनवॉइस है विथ जीएसटी। जीएसटी कौन लगा रहा है बच्चों? सेलर लगा रहा है। ठीक है, ये जीएसटी लगा के बिल बना के बायर को देता है, बायर पेमेंट करता है फ्लिपकार्ट को। कैश ऑन डिलीवरी होगी तो भी कोरियर वाला कौन किसका है? फ्लिपकार्ट का है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का कुरियर वाला गया है, पेमेंट बायर से किसको पहुंची है? फ्लिपकार्ट को पहुंची है। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है बच्चों तो भी पेमेंट किसको जा रही है? फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट अपना कमीशन काटती है और पेमेंट कर देती है सेलर। ये होता है पूरा सिस्टम ऑनलाइन सेलिंग का। ठीक है, अब मुझे क्या बात करनी है आपसे? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बात कर रहा है सिर्फ सर्विसेज की सप्लाई की, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा है। अगर ये सेलर गुड्स देता है तो ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 से गवर्न नहीं हो रहा है। अब ये क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, गुड्स का सेलर नहीं, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, ठीक है, वो किसी वेबसाइट से कनेक्टेड है, जैसे कि मान लीजिए ओला। ओला क्या करती है? माल बेचती है क्या आपको? नहीं, सर्विस देती है। कैब बुकिंग, कैब की सर्विस देती है, आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, दैट इज एन सर्विस। वो कोई माल नहीं बेच रही है, सामान नहीं बेच रही है। एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम इसको बोलते हैं कैब ड्राइवर, कैब का ड्राइवर। वो ओला पे आके रजिस्टर हो गया। ओला पे कस्टमर क्या करता है? बुकिंग करता है। ओला पे कस्टमर बुकिंग करता है और सर्विस प्रोवाइडर इसको सर्विस दे देता है। ओला सर्विस नहीं दे रहा है, ये कैब वाला ड्राइवर इसको सर्विस दे दे रहा है। ठीक है, अब जीएसटी कौन लगाएगा? जीएसटी कौन लगाएगा? सरकार का सोचना यह है, ये ड्राइवर जीएसटी कैसे समझेगा? अब समझ पा रहे हो? ये ड्राइवर कैसे जीएसटी वगैरह का हिसाब किताब इसके बस का है? अगर हम इसको कहेंगे ना कि तुमको जीएसटी लेना है, जीएसटी जमा कराना है, उसकी रिटर्न फाइल करनी है, तो कहेगा अब ड्राइवरी छोड़ रहे हैं हम। इतना कानून ना तो उसके बस का है ना वो कर पाएगा। और बहुत सारी वेबसाइट है आजकल, तो पता है बहुत सारी वेबसाइट बन गई है जिसपे आप कारपेंटर की सर्विस ले सकते हो। मोबाइल ऐप पे बुकिंग करो, कारपेंटर घर पे आ जाएगा, फटाक से काम कर देगा। मेरा एसी खराब है, एसी का मैकेनिक बुला लो, मोबाइल ऐप पे बुकिंग करके। है बहुत सारे आजकल ऐप आ गए हैं ये सब। ठीक है, पेंटर बुला लो, आपको पेंटिंग करानी है, पेंटर बुला लो घर पे मोबाइल ऐप के जरिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, वो जो ऐप है वो सर्विस थोड़ी ना दे रहा है, सर्विस तो ये दे रहा है ना कस्टमर को। ठीक है, ये सब आके यहां पे रजिस्टर हुए ऐप पे, और ये कस्टमर भी आया, ऐप पे बुकिंग किया सर्विस की, ये आया सर्विस दे दिया। ठीक है, इनवॉइस कौन देगा? भाई ये कारपेंटर ही दे रहा है। क्या ये जीएसटी लगा पाएगा? क्या आपको लग रहा है जो लोग मैकेनिक हैं, आते हैं फ्रिज बनाने, एसी बनाने, या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, कारपेंटर है, क्या ये सब जीएसटी वगैरह की, जीएसटी का झमेला झेल पाएंगे? बस सीधी बात ये, क्या ये जीएसटी का झमेला झेल पाएंगे? सरकार को लगता है कि शायद। तो एक काम करते हैं, कानून बनाते हैं। कहता है ये ऐप बनाने वाला तो बड़ा आदमी होगा, मोबाइल ऐप बनाया है, पूरे लोगों को अटैच कर लिया है, ठीक है, कारपेंटर को, तो पेंटर को, इलेक्ट्रीशियन को, धोबी को, तो पता नहीं किसको किसको अटैच कर लिया है, और कोई भी बुकिंग कर सकता है किसी भी सर्विस की, तुरंत वो चला जाएगा बंदा घर पे। कह रहा ये बड़ा आदमी है। अरे ठीक है, ये ड्राइवर छोटा आदमी है, लेकिन ये ओला तो बड़ा आदमी है। अरे ओला बनाने वाला, ओला जो मोबाइल ऐप बनाया वो तो बड़ा बिजनेसमैन है। गवर्नमेंट कह रही है काम करो, तुम्हारे यहां जो ये सब सर्विस देते हैं ना, ये सब छोटे लोग हैं, इनके बस का नहीं है, तुमको क्या करना होगा? जीएसटी पे करनी होगी। लेकिन ये गुड्स के लिए नहीं है बच्चों, ये गुड्स के लिए नहीं है। अगर मैं फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे माल बेचता हूं, मैं छोटा व्यापारी हूं, सरकार कहती है मैं मानता ही नहीं। अगर तुम गुड्स बेचते हो फ्लिपकार्ट पे तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी तुम ही दोगे। लेकिन जो लोग सर्विस दिलवाते हैं, जो लोग सर्विस दिलवाते हैं, वहां पे सर्विस देने वाला छोटा आदमी होता है, और सरकार कह रही है कि अगर ये जीएसटी नहीं देगा तो तुम जीएसटी दोगे। आइए देखिए,
टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा, यानी कि ओला टैक्स देगा, ओला जीएसटी पे करेगा। और नोटिफाइड सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट ने उस सर्विस को नोटिफाई किया है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बड़ी सर्विस की बात हो रही है, ठीक है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन। अब देखिए ऑनलाइन एजुकेशन की वेबसाइट है, उस पे कौन लोग हैं, इधर टीचर है और एक तरफ स्टूडेंट है। स्टूडेंट आके इस वेबसाइट पे बुकिंग करता है, ये टीचर इस स्टूडेंट को सर्विस देता है। जीएसटी लेने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट इसको नोटिफाई नहीं करेगी। गवर्नमेंट कहती है कि ऑनलाइन टीचर है, बड़ा आदमी होगा, ये इसको जरूरत थोड़ी ना है, ये कर लेगा जीएसटी। तो गवर्नमेंट सारी सर्विस को नोटिफाई नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ सर्विस को नोटिफाई करेगी और उस सर्विस के केस में जो वेबसाइट होगी वो टैक्स देगी। जहां गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, गवर्नमेंट कहां नोटिफाई करेगी? गवर्नमेंट वही नोटिफाई करेगी जहां पे लगेगा गवर्नमेंट को कि ये जो सप्लायर है सर्विस का, ये क्या है, छोटा व्यापारी है। द गवर्नमेंट मे नोटिफाई specific categories of services, the tax on intra-state supplies in case of IGST, of which shall be paid by the electronic commerce operator ECO if such services are supplied through it. अगर ECO के थ्रू आप सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो ECO को टैक्स देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने उन सर्विस को नोटिफाई कर रखा है। Such services shall be notified on the recommendation of the GST Council. अब आगे क्या बोल रहा है? ECO, आपको पता है ना, बहुत सारी विदेशी वेबसाइट्स भी हमारे यहां काम कर रही हैं, जैसे उबर, मालूम है कि नहीं? ओला तो हिंदुस्तानी है, बहुत सारे शहरों में उबर भी चल रही है, ठीक है, और ये विदेशी कंपनी है। तो बहुत सारी विदेशी वेबसाइट्स, अमेजॉन विदेशी कंपनी है, फ्लिपकार्ट तो हमारी हिंदुस्तान की है। तो बहुत सारी हमारे देश में ये जो ECO है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये विदेशी है, ठीक है। अगर विदेशी हमारे टैक्सेबल टेरिटरी में काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, तो जीएसटी कौन पे करेगा? वही ECO पे करेगा। उबर अगर हिंदुस्तान में काम कर रहा है, हिंदुस्तान की टेरिटरी में काम कर रहा है, यहां पे उसकी ऑफिसेज वगैरह हैं, तो उबर ही पे करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उबर का इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, कोई ऑफिस ही नहीं है इंडिया में, तो जो भी इंडिया में इसको उबर को रिप्रेजेंट करता है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। फिर से सुन लीजिए, उबर का अगर ऑफिस इंडिया में है तो उबर जीएसटी पे करेगी, ठीक है। उबर बोलना नहीं चाह रहे हम, बोलना चाह रहे हैं एक विदेशी कंपनी, ठीक है। अगर एक विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में ECO की तरह ऑपरेट कर रही है और उसकी अपनी ऑफिस है इंडिया में, तो वही ECO इंडिया में टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर उसकी ऑफिस इंडिया में नहीं है तो क्या होगा? अगर ऑफिस इंडिया में नहीं है तो जो भी बंदा उस ECO को इंडिया में रिप्रेजेंट करता है, जैसे उबर को जो इंडिया में रिप्रेजेंट करता है वो टैक्स जमा करेगा। और अगर उस विदेशी कंपनी का ना तो इंडिया में ऑफिस है और ना ही कोई बंदा है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम तुमको इंडिया में धंधा करने देंगे ही नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि या तो तुम्हारी ऑफिस हो, ECO को कह रही है, या तो तुम्हारी इंडिया में ऑफिस हो, और नहीं तो तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होना चाहिए, और अगर वो भी नहीं है तो धंधा ही नहीं करने देंगे। क्लियर है बात? ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 कहता है, all the provisions of the relevant GST law shall apply to such electronic commerce operator as if he is supplier liable for paying tax in relation to the supply of such services. If the ECO is located in taxable territory, if the ECO is located in taxable territory, person liable to pay tax is the ECO. कौन टैक्स पे करेगा? ECO. अगर ECO टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ECO टैक्स पे करेगा। दूसरा, ECO does not have physical presence in taxable territory, ECO का फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, तो क्या होगा? अगर ECO का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन रिप्रेजेंटिंग ECO, तो जो ECO को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ECO को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में, वो टैक्स पे करेगा। इफ ECO is has neither physical presence nor any representative, अगर ECO का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं है, तो क्या होगा? तो देखिए, पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय ECO फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। तो आपको एक बंदा यहां पे अपॉइंटेड होना चाहिए जो टैक्स पे करेगा। देखिए, हम सीधी बात नहीं कर रहे हैं कि हम आपको बिजनेस करने देंगे नहीं, पर्सन अपॉइंटेड होना चाहिए, मतलब अगर नहीं है तो फिर नहीं करिए बिजनेस, आप एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये क्लियर कट बात है।
ठीक है, तो यहां पे फिर कह रहा है कि अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो अपॉइंट करो, मतलब नहीं करोगे तो नहीं करने देंगे धंधा। तो यू मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया इफ द ईसीओ वांट्स टू ऑपरेट इन इंडिया, राइट। सेक्शन 9(4) सस्पेंडेड है, बाकी सारे सेक्शंस एक्टिवेटेड है, ठीक है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 5/2017। ये नोटिफिकेशन क्या है कि आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हो वो सेक्शन 9(3) के तहत रिवर्स चार्ज में आता है। आप टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हो, लेकिन जो भी चीज सप्लाई कर रहे हो ना, सारे के सारे में रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना है, तुमको टैक्स पे करना ही नहीं है। मेरी जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन देखिए जितने गुड्स एंड सर्विसेज हम सप्लाई करते हैं, हम ए बी सी 3 आइटम सप्लाई करते हैं, और ए बी सी तीनों का तीनों पता है कहां है, सेक्शन 9(3) में नोटिफाइड है रिवर्स चार्ज के लिए, मतलब लेने वाला टैक्स देगा। तो ऐसे में मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, करोड़ों रुपए की सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मेरे किसी भी माल पे मुझे जीएसटी पे करना ही नहीं है सरकार को। तो अगर नहीं करना है, सारा का सारा रेसिपिएंट को ही पे करना है, तो तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए देखिए, seeks to exempt persons only engaged in making taxable supplies, total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis. Through this notification, the person who are only engaged in making taxable supply of goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under subsection 3 of section 9 of CGST Act 2017 are not required to take registration under GST. तो यहां पे ये कह रहा था कि इस नोटिफिकेशन के जरिए क्या एस्टैब्लिश किया गया है, जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ वो आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज, कौन सी सप्लाई, जिसका टोटल टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे पे होना था, ठीक है। क्यों रिवर्स चार्ज में पे होना था, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में वो नोटिफाइड है। तो ऐसे केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको कभी टैक्स पे ही नहीं करना होगा, आपका सारा का सारा माल रिवर्स चार्ज में है सेक्शन 9(3) में, तो रेसिपिएंट ही हमेशा टैक्स पे करता है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। So this was all about section 9 subsection 1, which is charging section under the CGST Act. We have completed with this section. In next class we'll start with section 10. We'll stop here.